नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर हम लोगों ने कल भी पढ़े थे और थोड़ा सा हिस्सा उनका छूट गया था। कुछ पॉइंट्स आपके लिए बताने हैं, क्लियर करने हैं, उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्णों के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं, बने रहिए हमें वीडियो के लास्ट तक। देखिए, स्वर हम लोगों ने पढ़े थे और स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर होते हैं 11 और इनकी संख्या जो है 11 होती है। और आ ई उ रिर ए आए, हाँ, ओ और ओ। देखिए टोटल कितने हो गए? 11। टोटल स्वरों की संख्या हो गई है 11। अब इन स्वरों का वर्गीकरण हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में पूरा पढ़ा है डिटेल के साथ। उसमें से कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जिन्हें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। समझ लीजिए, पहला पॉइंट हमारा छूट गया है कि साधारण दीर्घ स्वर। साधारण दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, ठीक। और दूसरा पॉइंट हमारा इसमें है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कह लीजिए, इन्हीं के लिए संधि स्वर भी कहते हैं, इन्हीं के लिए मिश्रित स्वर भी कहते हैं और इन्हीं का नाम है विकृत स्वर। विकृत स्वर, ठीक। संयुक्त स्वर कह लीजिए, संधि स्वर, मिश्रित स्वर और विकृत स्वर। संधि स्वर के लिए संध्यक्षर भी कहते हैं, बात एक ही है। तो साधारण दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं और संयुक्त स्वर में कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, साधारण दीर्घ स्वर में साधारण मीन्स साधारण वाले और दीर्घ मतलब दीर्घ, बड़े, दो मात्राओं वाले। तो कौन कौन से हैं? एक है हमारा बड़ा आ, हाँ, ई और उ। ये हो गए हमारे साधारण दीर्घ स्वर। अब कैसे बने हैं ये साधारण दीर्घ स्वर? तो देखिए, बड़ा आ जो है हमारा वो आ प्लस आ से मिलके बना है। बड़ी ई जो है वो ई प्लस ई से मिलकर बनी है। और जो बड़ा ऊ है वो ऊ प्लस ऊ से मिलकर बना है। इतनी बात क्लियर? अब इन्हें साधारण दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं, अगर परिभाषा आ जाए तब आप कैसे समझेंगे, इस बात को समझ लीजिए। तो जिन स्वरों का योग समान उच्चारण वाले स्वरों से होता है, जिन स्वरों का योग समान उच्चारण वाले, समान उच्चारण स्थान वाले स्वरों के योग से होता है, वो कहलाते हैं साधारण दीर्घ स्वर। अब देखिए, आ का उच्चारण स्थान भी एक ही है, इधर आ बना है, इसका उच्चारण स्थान भी एक ही है। ई का उच्चारण स्थान, ई का उच्चारण स्थान, ऊ का उच्चारण स्थान, ऊ का उच्चारण स्थान, दोनों स्वर एक ही उच्चारण स्थान वाले हैं, इसीलिए हम इन्हें कहेंगे साधारण दीर्घ स्वर, ठीक है। अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। हाँ, क्या नोट करना है कि जिन स्वरों का योग, हाँ, दो उच्चारण स्थान वाले स्वरों से होता है, उन्हें साधारण दीर्घ स्वर कहते हैं। साधारण दीर्घ स्वर कहते हैं। और एक लाइन में याद करना चाहें तो कैसे याद करेंगे? एक लाइन में याद करना चाहें तो दो समान स्वरों से मिलकर बना स्वर क्या कहलाता है? साधारण दीर्घ स्वर कहलाता है, ठीक। दो समान स्वरों से मिलकर बना स्वर साधारण दीर्घ स्वर कहलाता है। दो समान स्वरों से मिलकर बना स्वर
साधारण दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक, अब आते हैं संयुक्त स्वरों पे। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? तो संयुक्त स्वरों में हमारे आते हैं शेष बचे हुए 4 होती है। ठीक, संयुक्त स्वर हमारे होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। पहला है ए, आए, और दूसरा है ओ और औ। ये टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। अब देखिए कैसे मिलकर बने हैं ये। जो ए है हमारा, ए वो मिलकर बना है आ प्लस ई से। ठीक, और जो ए है वो मिलकर बना है आ प्लस ए से। मतलब बड़ा भैया मिलकर बना है छोटे भैया से। ठीक, अगर आप भूल जाते हैं परीक्षा में तो ए वाला याद कर लीजिए। ए जो है आ प्लस ई से मिलकर बना है, और जो ए है वो आ प्लस ए से मिलकर बना है। मतलब बड़ा भाई किससे मिलकर बना है? छोटा भाई से। ठीक, तो इस तरह से याद कर लीजिए। और परीक्षा में ये भी आ जाता है कि ये जो आ है, आ ये तो आ ही रहेगा, और जो ए है वो आ प्लस ई से मिलकर बना हुआ है। तो आ और आ हो गया बड़ा आ, तो बड़ा आ प्लस ई। तो ये वाला और ये वाला दोनों सही है। तो ये जो है इन दोनों से मिलकर बना है। ठीक, इसके बाद आते हैं हम ओ पे। तो ओ है हमारा वो आ प्लस ऊ से मिलके बना है। ठीक, और जो ओ है वो आ प्लस ओ से मिलकर बना है। ओ कौन है? इसका छोटा भाई। ठीक, तो बड़ा भाई किससे मिलकर बना है? छोटे भाई से। तो अगर परीक्षा में भूल भी जाते हैं कि कौन सा वर्ण किस वर्ण से मिलकर बना हुआ है, तो एक याद कर लिए, ओ जो है वो आ प्लस ऊ से मिलकर बना हुआ है, और दूसरा वाला जो है आ प्लस ओ से मिलकर बना है। अपना बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई से मिलकर बना है। ठीक, अब जो ओ है हमारा, तो वो तो देखिए आ तो आ ही रहेगा, और जो ओ है ओ मिलकर बना हुआ है आ प्लस ऊ से। ठीक, तो आ प्लस ऊ से मिलकर बना है, तो ये आ और आ हो जाएगा बड़ा आ और प्लस ऊ। तो इस तरह से ये दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक, तो जो ओ है वो आ प्लस ओ से मिलकर बना हुआ है तब भी सही है, और बड़ा आ प्लस ऊ से मिलकर बना हुआ है तब भी सही है। तो ये होते हैं हमारे 4 संयुक्त स्वर, 2 और 2 4। ठीक, अब इन्हें संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? तो देखिए ये जो जिन वर्णों से मिलकर बने हुए हैं तो दोनों का उच्चारण स्थान अलग है। इसका उच्चारण स्थान अलग है और इसका उच्चारण स्थान अलग है। इसका उच्चारण स्थान अलग है और इसका उच्चारण स्थान अलग है। इसका भी उच्चारण स्थान अलग है, इसका भी उच्चारण स्थान अलग है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दो असमान सुरों के योग से बना स्वर संयुक्त स्वर कहलाता है। संयुक्त स्वर कहलाता है। तो दो असमान सुरों के योग से बना स्वर संयुक्त स्वर कहलाता है, और दोनों के उच्चारण स्थान अलग हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो अलग अलग उच्चारण स्थान वाले, दो अलग अलग उच्चारण स्थान वाले सुरों से बना स्वर संयुक्त स्वर कहलाता है। संयुक्त या मिश्रित स्वर कहलाता है। ठीक, तो दो अलग अलग उच्चारण स्थान वाले हैं, इसीलिए दो अलग अलग उच्चारण स्थान वाले सुरों से एक नया सुर बन गया। इसे हम संयुक्त स्वर कहेंगे या मिश्रित स्वर कहेंगे। ठीक है, अब संध्य स्वर या संध्याक्षर क्यों कहते हैं इन्हें? चूंकि ये संधि पर आधारित हैं। देखिए आ प्लस ई इन दोनों के बीच संधि हो रही है, और संधि होने से ए बन गया। आ प्लस ऊ इन दोनों के बीच संधि हो रही है और ओ बन गया। इसीलिए ये संधि पर आधारित होने के कारण इन्हें संध्य स्वर या संध्याक्षर भी कहा जाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर? हाँ, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम पहुंचते हैं व्यंजन वर्णों पर।
चलिए अब देखिए, हम पहुंचते हैं व्यंजन वर्णों पर। ठीक, व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो कहलाते हैं व्यंजन वर्ण, या यूं कह लीजिए स्वतंत्र रूप से ना बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण। तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। क्या डेफिनेशन होगी? कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? हमारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। या दूसरी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से ना बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है, फिर भी आप समझ लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, ये कहलाते हैं हमारे व्यंजन वर्ण। और इनकी संख्या कितनी होती है, कितने प्रकार के होते हैं, इसे हम लोग देखिए अब पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। ठीक है, तो ये होते हैं देखो 3 प्रकार के। ये होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहले होते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक, दूसरे होते हैं अंतस्थ व्यंजन, और तीसरे आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन। अब कौन कौन से हैं? देखिए, जो स्पर्श व्यंजन है हमारे वो का से माँ तक, और इनकी संख्या टोटल होती है 25। ठीक है, का से माँ तक टोटल संख्या कितनी होती है? 25। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, या, व, रा और ला। ठीक, इनकी संख्या टोटल कितनी है? 4। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 ही होती है, और ये होते हैं शा, शा, शा और हा। ठीक, सा, शा, शा और हा, 4 हो गए। तो स्पर्श व्यंजन का से लेके माँ तक, जो लोग संस्कृत पढ़े हैं वो संस्कृत में जानते होंगे, काद्यो मावशानहा स्पर्शा, का से लेके माँ तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। काद्यो मावशानहा स्पर्शा, जो लोग संस्कृत पढ़ते होंगे अच्छे से वो समझ रहे होंगे, काद्यो मावशानहा स्पर्शा। दूसरे होते हैं हमारे अंतस्थ, या, वा, रा, ला, और तीसरे आते हैं ऊष्म, शा, शा, शा और हा। तो का से लेके माँ तक टोटल 25 वर्ण हो गए, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों को ही हम वर्ग व्यंजन भी कहते हैं। वर्ग व्यंजन क्यों कहते हैं, अभी हम नीचे पूरी टेबल बनाएंगे, फिर आराम से उसे समझेंगे। ठीक है, यावा राला में देखिए, या और वा जो हैं ये कहलाते हैं अर्धस्वर। ठीक, इन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं। और ला होता है, ये कहलाता है पार्श्विक, पार्श्विक। ठीक, और रा है हमारा, ये प्रकंपित कहलाता है। प्रकंपित को ही हम कहते हैं लुंठित। ठीक है, प्रकंपित को ही हम कहते हैं लुंठित। और शा, 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 हा में जो है, हा जो है ये कहलाता है स्वर यंत्रीय। स्वर यंत्रीय, या हम कह सकते हैं स्वर यंत्र मुखी। ठीक, और इसी को हम कहते हैं काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन। तो ये हो गए इसके 3 नाम। हा कहलाता है स्वर यंत्र मुखी या स्वर यंत्रीय या काकल्य व्यंजन। ठीक, ला पार्श्विक कहलाता है, रा प्रकंपित या लुंठित कहलाता है, प्रकंपित या लुंठित, और यावा जो है अर्धस्वर कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजनों को हम वर्ग व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि वर्ग व्यंजन क्या होते हैं। ये टेबल बनाएंगे हम लोग। 25 इनकी संख्या होती है, चूँकि लंबवत और ऊर्ध्वाधर दोनों कंडीशनों में ये 5-5 होते हैं, 5-5 के कॉलम में और 5-5 के वर्ग में होते हैं, लाइन में, इसीलिए ये कहलाते हैं वर्ग व्यंजन। और अर्धस्वर ये क्यों कहलाते हैं, या और वा अर्धस्वर क्यों कहलाते हैं? इसका कारण ये है कि जो
हमारे अंतस्थ व्यंजन है या वा, ये जो होते हैं शुरों की भांति कार्य करते हैं। हमारे जो उच्चारण स्थान हैं, जहाँ से हम वर्णों को उच्चरित करते हैं, बोलते हैं, तो हमारे मुख से हवा जो है स्पर्श व्यंजनों को, जितने भी उच्चारण स्थान हैं उनको स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। ठीक, और ये जो होते हैं स्वर और व्यंजन दोनों की भांति कार्य भी करते हैं, इसीलिए ये कहलाते हैं अर्ध स्वर। ठीक, प्रकंपित या लुंठित क्यों कहलाता है रा? प्रकंपित या लुंठित का मतलब है जब हम रा को बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो झटके के साथ उठती है और जो हवा जो है वो दोनों से बीच से निकल जाती है। जीभ हमारी जब इस तरह से जीभ है और जैसे ही ये पलटी तो हवा जो है दोनों के बीच से निकल गई और झटके के साथ निकलती है हवा, इसीलिए ये कहलाता है प्रकंपित। ठीक, और ला जो है पार्श्विक क्यों कहलाता है? जब हम ला को बोलते हैं तो हवा जो है हमारे मुख से जीभ के दोनों हिस्सों को स्पर्श करते हुए पार्श्व एकदम किनारे से साइड से निकल जाती है, इसीलिए ये कहलाता है पार्श्विक व्यंजन। ठीक, और हा हमारा जो है वो स्वरेंद्रिय है, हाँ स्वर की भांति कार्य करता है, इसीलिए हम स्वरेंद्रिय कहते हैं। और इसके बाद हम पहुंच रहे हैं देखिए टेबल पर। हमारे उच्चारण स्थान हैं, कई सारे उच्चारण स्थान के आधार पर टेबल को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है और सभी वर्गों को हम समझेंगे। तो एक तरफ हम लिख ले रहे हैं वर्ग और उच्चारण स्थान। ठीक, और इधर हम सारे लिखेंगे वर्ण हमारे। ठीक है, तो वर्गों में देखिए सबसे पहले हम कौन सा वर्ग लेंगे? सबसे पहले आता है का वर्ग। का वर्ग, ठीक, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है ये हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम देख ले रहे हैं कि का वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक, तो का वर्ग में आएगा हमारा का, खा, गा, घा और अंगहा, ये कहलाता है अंगहा। क, ख, ग, घ, अंगहा। इसके बाद आता है हमारा देखिए चा वर्ग। ठीक, तो चा वर्ग में आते हैं चा, छा, जा, झा और वा। ठीक, इसके बाद आता है टा वर्ग। ठीक, टा वर्ग में आते हैं टा, ठा, डा, ढा और णा। ठीक, फिर आता है ता वर्ग। ता वर्ग में आता है ता, था, दा, धा और ना। ठीक, फिर आता है हमारा पा वर्ग। पा वर्ग, और पा वर्ग में आते हैं पा, फा, बा, भा और मा। ठीक, इस तरह से देखो, हाँ 1 2 3 4 5 इधर से हो गए और 1 2 3 4 5 इधर से हो गए। अब कोई भी आकृति जो होती है हमारी, जैसे एक वर्ग होता है, वर्ग में इधर से भी 5 है, इधर से भी 5 है, इसका मतलब है इसकी चारों भुजाएं जो है 5 5 हैं, और जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तब ये आकृति कहलाती है वर्ग। और इधर से भी 5 5 हैं, इधर से भी 5 5 हैं, इसीलिए हम इनके लिए स्पर्श व्यंजनों के साथ साथ, हाँ इसीलिए हम इन्हें स्पर्श व्यंजनों के साथ साथ वर्ग व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों के साथ साथ वर्ग व्यंजन भी कहते हैं। थोड़ा सही से हम लोग लिख ले रहे हैं इसे। स्पर्श व्यंजन कह लीजिए या फिर वर्ग व्यंजन कह सकते हैं। ठीक, हाँ अब इनके उच्चारण स्थानों की बात करते हैं। तो हमारा जो का वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो का से देखिए एकदम का वर्ग से उच्चारण स्थान आप लोग समझ जाएंगे। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसीलिए ये कहलाता है कंठ वर्ण। ठीक है, इसीलिए कहलाता है कंठ वर्ण। और हमारा देखिए चा वर्ग जो होता है वो होता है तालु से बोला जाता है, इसीलिए ये कहलाते हैं तालव्य। ठीक, टा वर्ग जो होता है हमारा, हाँ टा वर्ग कहलाता है मूर्धन्य। टा वर्ग क्या कहलाता है? मूर्धन्य। मूर्धा से बोले जाते हैं, इसीलिए ये सारे वर्ण मूर्धन्य कहलाते हैं। और ता वर्ग जो है ता थ द ध
ना, ये दांत से बोले जाते हैं। जीभ हमारी जो है दांतों को स्पर्श करती है, इसीलिए हम इन्हें दंत्य कहते हैं। ठीक, हाँ। फिर आता है हमारा पा वर्ग। पा वर्ग जो है पा, फा, बाबा, माँ, इनको बोलने पर हमारे होंठ जो हैं आपस में चिपक जाते हैं। ठीक, इसीलिए ये कहलाते हैं ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ्य वर्ण। तो ये हो गए इनके उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थानों से ये बने हुए हमारे वर्ण हैं। अब इन्हें याद कैसे करेंगे, तो देखिए याद करने का तरीका बताते हैं। अगर आप भूल जाएं, परीक्षा में समझ में ही नहीं आ रहा है, अब क्या करें, हम एकदम बैठे हैं, दीवार गिर रहे हैं, ईंटें गिर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, हम क्या करें, तो हमें क्या करना है, पा वर्ग के वर्ण जो है पा, फा, बा, भा, मा, इनको बोलिए, धीरे से बोलिए, पा, फा, बा, भा, मा, पा, फा, बा, भा, मा। तो आपको तुरंत अंदाजा लग जाएगा कि आपके दोनों ओंठ जो है आपस में चिपक रहे हैं, अर्थात ये कैसा है, ओष्ठ है। ठीक, जब ता वर्ग को बोलेंगे त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, ता, थ, द, ध, न, जब बार बार बोलेंगे आप ता, था, दा, धा, ना, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो जीभ है वो दांतों को स्पर्श कर रही है, दांतों को छू रही है, अर्थात ये कौन से वर्ण है, दंत वर्ण है। जब टा वर्ग के सभी वर्णों को बोलेंगे टा, ठ, ड, ढ, अणा, टा, ठा, ड, ढ, अणा, तो देखिए ये जीभ जो है हमारे ऊपरी छत को स्पर्श कर रही है और ऊपरी छत में भी अगले वाले हिस्से को स्पर्श कर रही है। ट, ठ, ड, ढ, अणा, एकदम ऊपर ऊपरी छत का अगला वाला हिस्सा वो हमारा कहलाता है मूर्धन्य। ठीक, इसके बाद आता है हमारा चा वर्ग। चा माने होता है तालव्य। चा, छा, जा, झा, वहाँ, चा, छा, जा, झा, वहाँ। अगर इन्हें आप बोलेंगे तो जीभ जो है आपके ऊपरी छत का पिछला वाला हिस्सा स्पर्श कर रही है और पिछला वाला हिस्सा होता है तालव्य, अर्थात तालाब हमेशा गड्ढे में ही होता है और पिछले हिस्से से आप जाएंगे तो देखिए अंदर के लिए जैसे ही बढ़ते हैं गड्ढा है, गहरे में जा रहे हैं, अर्थात तालव्य जो है हमारा कौन सा वर्ग है, चा वर्ग है। अगर आप टा वर्ग भूल भी जाते हैं तो टा मीन्स टमाटर, बहुत बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, टा मीन्स टमाटर होता है, तो टा मीन्स टा वर्ग और मा मीन्स मूर्धन्य हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे पांचों उच्चारण स्थान हो गए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए ये का, खा, ग, घ, अंगहा, तो इनमें से ये 2500, इनकी संख्या टोटल 25 हो गई है, इसीलिए 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। और 25 में दो वर्ण देखिए, हाँ, ड और ढ, ये दोनों कहलाते हैं द्विगुण व्यंजन, इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो ड और ढ, ठीक, द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं ये, द्विगुण व्यंजन। और हमने आपको बताया इन्हीं को हम विकसित व्यंजन भी कहते हैं, इन्हीं को हम उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं और इन्हीं को ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। इनके कई सारे नाम हैं। द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं हम इन्हें, देखिए इनके अंदर डबल क्वालिटी होती है। डबल क्वालिटी कैसे होती है, जिस शब्द में ये प्रयोग होते हैं तो वहाँ अर्थ के अनुसार इनको लिखा जाता है, इसीलिए ये कहलाते हैं द्विगुण व्यंजन। जैसे हमने लिखा मेढक, तो मेढक लिखा तो इसमें ढा बोला जा रहा है, और जब हम लिखेंगे पढ़ाई तो देखिए यही वाला वर्ण अड़ा बन गया और इसके नीचे आ गई बिंदी। ठीक, तो इसमें डबल क्वालिटी है, मेढक में ढा बन गया, पढ़ाई में ये क्या बन गया, अड़ा बन गया, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक, इसी क्वालिटी के कारण विकसित व्यंजन क्यों कहते हैं, चूँकि ये व्यंजन वर्णों से ही विकसित होकर बने हैं। अड़ा, ये दोनों अड़ा जो हैं हमारे इन्हीं विकसित व्यंजनों से ही विकसित होकर बने हैं, इसीलिए हम कहते हैं इन्हें विकसित व्यंजन। और उच्छिप्त व्यंजन क्यों कहते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं अड़ा अड़ा तो जीभ हमारी जो है झटके के साथ उठ के गिरती है, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो हमारे दो द्विगुण व्यंजन हो गए हैं, इनकी संख्या भी कितनी होती है, 2 होती है। तो 25 और 2 कितने हो गए, हाँ 25 और 2 27 हो गए हैं। इन्हें डिफरेंट कलर से लिख दे रहे हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। ठीक, हाँ। अब देखिए हम देखते हैं ये सारे वर्णों को याद करने के लिए परीक्षा में आता है अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। इन्हें हम कैसे याद करेंगे, तो देखिए पहला होता है हमारा अल्प प्राण। ठीक, पहला वर्ण होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है हमारा महाप्राण,
तीसरा होता है अल्प प्राण और चौथा होता है हमारा महाप्राण और पांचवा भी होता है हमारा अल्प प्राण। ठीक, पहला वर्ण अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, फिर अल्प प्राण। अब याद कैसे रखेंगे कि पहला अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण है। ठीक है, तो आ जो है वो हमारी वर्णमाला में सबसे पहले नंबर पे आता है, तो पहला वाला जो होगा वो अल्प प्राण होगा और दूसरा वाला होगा वो क्या होगा, महाप्राण होगा। ठीक, इसके बाद बात आती है अघोष और सघोष की। ठीक है, तो पहले वाले दोनों होते हैं अघोष, पहले वाले दोनों होते हैं अघोष, ये भी अघोष है और ये भी अघोष है, और बाकी तीनों होते हैं सघोष, ये भी सघोष है, ये भी सघोष है और ये भी क्या है, सघोष है। ठीक, तो पहली लाइन अल्प प्राण, दूसरी लाइन महाप्राण, तीसरी लाइन अल्प प्राण, चौथी लाइन महाप्राण, पांचवी लाइन भी अल्प प्राण। पहली और दूसरी दोनों लाइनें हैं अघोष और लास्ट की तीनों लाइनें कैसी हैं, सघोष हैं। ठीक, इसके बाद देखिए हमारा आता है ये पांचों वर्ण जो हैं, ये पांचों ये पंचमा अक्षर हैं, प्रत्येक वर्ण के पंचमा अक्षर हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर, और इन्हीं को हम कहते हैं नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन। ठीक है, इन्हें नासिक्य व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए ये कहलाते हैं नासिक्य व्यंजन। इनको आप बोलिए, नाक बंद कर लीजिए और बोल के हमें दिखाइए, तो कैसे बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे ना। तो इसलिए जब नहीं बोल पाएंगे तो बगैर नाक और मुंह की सहायता से बोले नहीं जा सकते हैं। ना केवल नाक से बोल सकते हो, ना केवल मुंह से बोल सकते हो, नाक से तो भैया बोलोगे ही नहीं, तो बगैर नाक के कैसे बोल सकते हैं, इसीलिए ये कहलाते हैं हमारे नासिक्य व्यंजन। ठीक, और प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर है, इसीलिए कहलाता है पंचमा अक्षर। ठीक, अब परीक्षा में प्रश्न आता है कि किन वर्णों के डबल उच्चारण स्थान होते हैं, किन वर्णों के डबल उच्चारण स्थान होते हैं। तो देखिए ये जो पंचमा अक्षर हमारे हैं, इन्हीं वर्णों के डबल उच्चारण स्थान होते हैं। वो कैसे होते हैं, तो देखो का वर्ग का होने के कारण एक उच्चारण स्थान इसका ये है कंठ्य। ठीक, और दूसरा उच्चारण है स्थान नासिक्य। ठीक, नाक और मुंह दोनों से, तो पंचमा अक्षर होने के कारण इसके डबल उच्चारण स्थान है, कंठ भी है ये और नासिक्य भी है। ऐसे ही ये वाला भी देखो तालव्य भी है और नासिक्य भी है। अड़ा वाला देखिए मूर्धन्य भी है और नासिक्य भी है। तो इनके डबल डबल उच्चारण स्थान होने के कारण इन वर्णों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। हाँ, अगला प्रश्न हमारा ये आता है कि किन वर्णों से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है, किन वर्णों से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। तो जिन वर्णों से हमारा शब्द प्रारंभ नहीं होता है वो वर्ण कौन से हैं, वो इधर बॉक्स में हम लिख दे रहे हैं। एक तो देखिए ये है अंगहा, इससे कोई वर्ण स्टार्ट नहीं होता है। एक ये है वहाँ, इससे कोई वर्ण स्टार्ट नहीं होता है। एक है हमारा अड़ा, इससे कोई वर्ण स्टार्ट नहीं होता है। तो ये तीन वर्ण हमारे ऐसे होते हैं जिनसे कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। ठीक, हाँ नोट कर लीजिए अलग से, कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है, ये भी परीक्षा में खूब पूछा जाता है। ठीक, और हमने आपको बता दिया डबल उच्चारण स्थान वाले कौन से वर्ण हैं। तो जो पंचमा अक्षर होते हैं ये डबल उच्चारण स्थान वाले होते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि इनका डबल उच्चारण स्थान, डबल उच्चारण स्थान, तो इनके डबल उच्चारण स्थान भी होते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। ये तो बात हो गई हमारी स्पर्श व्यंजनों की। स्पर्श व्यंजन देखिए का से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, माँ तक गया है। का से प्रारंभ हुआ और माँ तक गया है, तभी हम कहते हैं काद्यो मावशाना स्पर्शः। जो लोग संस्कृत वाले हैं हमारे वो जानते होंगे, हाँ लिखा होता है काद्यो मावशाना, काद्यो मावसाना स्पर्शः, मतलब का से लेके माँ तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं अंतस्थ वर्णों की, अंतस्थ वर्णों की। तो अंतस्थ वर्णों में हमारे आते हैं या, वा, रा और ला, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक,
इसके बाद हमारे आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये होते हैं शा, शा, शा और हा। तो ये कहलाते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, सा, शा, सा और हा। इन्हें थोड़ा सही से लिख दे रहे हैं, हाँ दिख नहीं रहे होंगे, ये ला है और ये हा है, ठीक। ये कहलाते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। अब एक चीज़ परीक्षा में और पूछी जाती है क्या, कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं और संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। दो प्रकार के व्यंजन वर्ण होते हैं, स्पर्श संघर्षी और संघर्षी। तो देखिए जो हमारा चा वर्ग है, चा वर्ग ये कहलाता है स्पर्श संघर्षी, ये कहलाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्यों कहलाता है चा वर्ग स्पर्श संघर्षी, वो इसलिए कहलाता है चूंकि ये स्पर्श व्यंजन है इसलिए स्पर्शी हो गया, और संघर्षी इसलिए कहते हैं क्योंकि अन्य व्यंजन वर्णों की बोलने की अपेक्षा इन वर्णों को बोलने में हमें अधिक ताकत लगानी पड़ती है, अर्थात अधिक संघर्ष करना पड़ता है। और इन वर्णों को बोलते समय जो हवा है वो हमारे उच्चारण स्थानों को अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक ज़्यादा स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, इसीलिए ये कहलाते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और अगर नहीं आपको विश्वास हो रहा है तो आप बोल के देख लीजिए। आप बोलिए का, बोलेंगे का बहुत आराम से बोल लिया। जब आप बोलेंगे चा, छा, जा, झा, वहाँ, तो ऐसा लगेगा जीभ हमारी हल्के से चिपक रही है, अर्थात हमें जीभ को छुटाने के लिए थोड़ा अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है। तो जो हवा है वो हमारे उच्चारण स्थान को अधिक स्पर्श करते हुए बाहर निकल रही है, इसलिए ये कहलाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है। और यही कंडीशन होती है हमारी ऊष्म व्यंजनों में, ये होते हैं शा, शा, शा और हा। तो यहाँ भी जो हवा होती है वो हमारे उच्चारण स्थान को अधिक स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, अर्थात इन्हें भी हमें बोलने के लिए अधिक संघर्ष की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए ये ऊष्म व्यंजन वाले भी क्या कहलाते हैं, हमारे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। हाँ, ये भी हमारे क्या कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ भी नोट कर दे रहे हैं कि ये जो है चारों कैसे हैं, ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा क्योंकि इन्हें भी बोलने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है, इसीलिए ये कहलाते हैं हमारे स्पर्श संघर्षी, ठीक है। अब टोटल संख्या हमारी देखो कितनी हो गई है, हाँ 25 और 2 कितने हो गए 27, और 4 हमारे ये अंतस्थ वाले हैं, 27 और 4 कितने हो गए 31, और 4 हमारे हैं ऊष्म वाले 31 और 4 कितने हो गए 35। अगर परीक्षा में आता है कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है हमारी 33, ठीक है। कैसे 33 होती है, 25 और 4 और 4 8, 25 और 8 कितने हो गए 33। तो 33 हमारे होते हैं व्यंजन। टोटल कुल व्यंजनों की संख्या नहीं पूछी है, अभी हमने कहा है व्यंजन, व्यंजनों की संख्या, ठीक है। व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई 33। अगर परीक्षा में पूछे कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 और 2 27, और 27 और 8 कितने हो गए 35। अगर कुल व्यंजनों की संख्या पूछे कितनी होती है, तब आप आंसर हमारा होगा 35, ठीक है। कुल व्यंजन कितने हो गए 35। अगर परीक्षा में पूछे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तब हमारा आंसर है 25। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछे तो 4, और ऊष्म व्यंजनों की संख्या पूछे तो 4। अभी इसके बाद बचे हैं हमारे संयुक्त व्यंजन वर्ण, जिनकी संख्या व्यंजन वर्णों के साथ काउंट नहीं होती है, उन्हें कभी भी व्यंजन वर्णों के साथ नहीं गिना जाता है, उन्हें हमेशा सेपरेट अलग गिना जाता है, और उनकी संख्या 4 होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पहुंचते हैं संयुक्त व्यंजन वर्णों पर। इसके बाद हम लोग पहुंच रहे हैं, देखिए संयुक्त व्यंजन वर्णों पर, ठीक। संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या भी 4 ही होती है। ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं छा, त्रा, ज्ञा और श्रा।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें से परीक्षा में एक न एक अवश्य पूछा जाता है। ठीक, तो हमारा जो छा है वो बना है किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है? ये छा बना है, ये का प्लस सा से मिलके बना है। त्रा है, ये ता प्लस रा से मिलके बना है। ज्ञा है, ये जा प्लस वा से मिलके बना है। और स्रा है, ये शा प्लस रा से मिलकर बना हुआ है। ये कहलाते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब पूछे, परीक्षा में पूछ लिया उन्होंने संयुक्त व्यंजन वर्णों की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों के मध्य में कोई भी स्वर ना आए। देखिए, ये दोनों व्यंजन वर्ण हैं हमारे, इनके मध्य में कोई भी स्वर नहीं है। अगर हम इस का को अलग करना चाहें तो नहीं अलग कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है व्यंजन वर्णों की अर्धमात्रा होती है। जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो अर्धमात्रिक होते हैं। तो हमारा जो का है यहाँ हलंत लगा हुआ है, अर्थात ये अपने आप में अर्धमात्रिक है, और अर्धमात्रिक व्यंजन वर्ण में कभी भी आवर्ण नहीं आता है। तो इन दोनों के मध्य में आवर्ण नहीं है, इन दोनों के मध्य में जो आवर्ण नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जिन दो व्यंजन वर्णों के मध्य में कोई भी स्वर न आए, तब वो जो है क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक, या हम ये कह सकते हैं कि दो अलग अलग उच्चारण स्थान वाले वर्णों से मिलकर बने हुए वर्ण संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो ता का उच्चारण स्थान अलग है और रा का उच्चारण स्थान अलग है। ठीक है, का उच्चारण स्थान अलग है, सा का उच्चारण स्थान है, का कंठ है, शा मूर्धन्य है। ठीक है, और ता दंत है और रा मूर्धन्य है, और जा जो है तालव्य है, और वहाँ जो है हाँ ये भी जा जो है तालव्य है, और शा जो है ये शा क्या कहलाता है? अभी हम लोग सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। शा क्या कहलाता है, ता क्या कहलाता है, वहाँ क्या कहलाता है, इन सब के उच्चारण स्थान भी पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि दो अलग अलग उच्चारण स्थान वाले वर्णों से मिलकर बने हुए वर्ण संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, अब आगे रह गया है हमारा अयोग वहा, जो हम लोग पीछे छोड़ आए थे। अयोग वहा क्या होते हैं? तो अयोग वहा ये ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। हाँ, अयोग वहा जो होते हैं हमारे ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोग वहा कहते हैं। और इनकी संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं वे वर्ण, हाँ, वे वर्ण जो ना स्वर और ना व्यंजन, ना स्वर ना व्यंजन होते हैं। ठीक है, इनकी भी संख्या कितनी होती है? इनकी भी संख्या जो है 2 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अनुस्वर, हाँ, पहला होता है अनुस्वर, और दूसरा आता है विसर्ग। ठीक है, पहला होता है अनुस्वर, दूसरा आता है विसर्ग। तो अनुस्वर मीन्स कौन सा होता है? जिसके ऊपर बिंदी लगी होती है, और विसर्ग में वो आता है जिसके आगे बिंदी लगी होती है। ठीक, तो अनुस्वर चूंकि इस पे बिंदी ऊपर लगी हुई है, इसीलिए कहलाता है शीर्ष बिंदु वाला वर्ण। क्या कहलाता है? शीर्ष बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। और इसके आगे बिंदी लगी होती है, इसीलिए कहलाता है पार्श्व बिंदु वाला वर्ण। पार्श्व बिंदु वाला वर्ण। ठीक, ये कहलाता है शीर्ष बिंदु वाला वर्ण, और ये कहलाता है पार्श्व बिंदु वाला वर्ण। ठीक है, अब अयोग वहा जो होते हैं, अयोग वहा वर्ण जो होते हैं हमारे अंतस्थ वर्णों के ठीक विपरीत होते हैं। अंतस्थ वर्ण जो होते हैं हमारे, वो स्वर एवं व्यंजन दोनों की भांति कार्य करते हैं, जबकि अयोग वहा होते हैं जो ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, एकदम अलग होते हैं। इनके बीच की कड़ी होते हैं, इनकी गणना ना स्वरों में की जा सकती है ना व्यंजनों में की जा सकती है। ये सिर्फ 2 होते हैं, अनुस्वर और विसर्ग। ठीक है, ये अनुनासिक है, अनुस्वर है, और विसर्ग जो है हमारा कंठ होता है। ठीक, इतनी बात नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब पीछे हमारा रह गया है अल्प प्राण और महाप्राण।
ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक, अघोष और सघोष, अघोष और सघोष, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प मीन्स आधे, प्राण मीन्स प्राण, और महा मीन्स पूरे, प्राण मीन्स प्राण। जहाँ आधे प्राण हो वो अल्प प्राण कहलाता है। लेकिन ये हमारी एक देसी स्टाइल है, हमारा एक तरीका है याद करने का। लेकिन जो हिंदी ने बनाया है तरीका वो क्या है हम समझेंगे। अल्प प्राण क्या होते हैं? तो जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो हवा जो है थोड़ी कम बाहर निकलती है, ठीक है। और महाप्राण वो वर्ण कहलाते हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, अर्थात अल्प मात्रा, अल्प प्राण वाले वर्णों की अपेक्षा अधिक बाहर निकलती है, वो कहलाते हैं महाप्राण। जैसे आपने बोला का, फिर बोला खा, तो का में खा की अपेक्षा कम हवा बाहर निकलेगी, कम वायु बाहर निकलेगी, तो हमने लिखा का और खा, ठीक है। पहला अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण है, तो बोला का, फिर बोले हम ख, क ख, क ख, क ख, बार बार बोलेंगे क ख, क ख। तो का में जो है कम हवा चाहिए है और खा में जो है अधिक वायु, का में कम वायु, खा में अधिक वायु, इसीलिए ये कहलाता है अल्प प्राण और ये कहलाता है हमारा महाप्राण, ठीक। अघोष और सघोष क्या होते हैं? ठीक, तो घोषत्व के आधार पर हमने आपको पढ़ाया है घोषत्व क्या होता है, स्वर वर्ण पढ़ाए हैं, तब हमने आपको बताया है घोषत्व होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, ठीक है। जब हम किसी वर्ण को उच्चारित करते हैं तब हमारी स्वर तंत्रियों में एक कंपन सा उत्पन्न होता है, वो कहलाता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। तो इसी तरह अघोष है, इसी तरह सघोष है। सघोष में जो होता है वो ध्वनि हमारी गर्जन के साथ बाहर निकलती है और अघोष में जो है वो कम गर्जन के साथ बाहर निकलती है, इसीलिए कहलाते हैं अघोष और ये कहलाते हैं सघोष। इतनी चीज़ नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ चीज़ें इसमें रह गई हैं। स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान रह गया है, अंतस्थ वर्णों का उच्चारण स्थान रह गया है, ऊष्म वर्णों का उच्चारण स्थान रह गया है और हमारे उच्चारण स्थान रह गए हैं अयोग वाह के, ठीक है। इन चारों चीज़ों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।